ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ कानून का अध्ययन या दर्शन होता है। यह समझाता है कि कानून क्या है, क्यों बनाया जाता है और समाज में कैसे लागू होता है। यह केवल नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पीछे के विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को समझाता है। इसमें न्याय, अधिकार, कर्तव्य, समानता और निष्पक्षता जैसे विषय शामिल होते हैं। सरल शब्दों में, यह कानून के पीछे की सोच और तर्क है, जो जज, वकील और आम लोगों को कानून का सही अर्थ समझने में मदद करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, क्योंकि कानून समाज से अलग नहीं है। सबसे पहले, इसका संबंध समाजशास्त्र से है, क्योंकि कानून समाज के लिए बनता है और सामाजिक मूल्यों व व्यवहार को दर्शाता है। समाजशास्त्र हमें बताता है कि कानून लोगों को कैसे प्रभावित करता है और समय के साथ कैसे बदलता है। दूसरा, इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है, क्योंकि कानून राज्य द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय जैसे राजनीतिक विचार कानून को प्रभावित करते हैं। तीसरा, इसका संबंध अर्थशास्त्र से है, क्योंकि कानून व्यापार, संपत्ति, कर और संसाधनों के वितरण को नियंत्रित करता है। चौथा, इसका संबंध इतिहास से है, क्योंकि कानून समय के साथ विकसित होते हैं और उनके पुराने रूप को समझना जरूरी है। अंत में, इसका संबंध नैतिकता से है, क्योंकि कानून अक्सर सही और गलत के विचारों पर आधारित होता है। एक सरल उदाहरण के रूप में भारत का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला लिया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना को संसद नहीं बदल सकती। यह निर्णय केवल कानून पर आधारित नहीं था, बल्कि न्याय, लोकतंत्र और संतुलन जैसे सिद्धांतों पर भी आधारित था। अंत में, ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की समझ की नींव है। यह कानून को समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास और नैतिकता से जोड़ता है। इन संबंधों के बिना कानून केवल नियमों का समूह रह जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून को अधिक व्यावहारिक, न्यायपूर्ण और समाज के लिए उपयोगी बनाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस पॉजिटिव लॉ का दर्शन है, यह कथन जॉन ऑस्टिन ने दिया था। इसे समझने के लिए पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस और पॉजिटिव लॉ का अर्थ समझना जरूरी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ कानून का अध्ययन या दर्शन है, जबकि पॉजिटिव लॉ का मतलब वह कानून है जो राज्य द्वारा बनाया और लागू किया जाता है, जैसे अधिनियम और नियम। ऑस्टिन के अनुसार, ज्यूरिस्प्रूडेंस यह नहीं देखता कि कानून कैसा होना चाहिए, बल्कि यह देखता है कि कानून वास्तव में क्या है। ऑस्टिन का मानना था कि कानून संप्रभु, सॉवरेन, का आदेश होता है, जिसे न मानने पर दंड मिलता है। सरल शब्दों में, यदि कोई नियम सरकार बनाती है और उसे न मानने पर सजा मिलती है, तो वह कानून है। इसलिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसे वास्तविक कानूनों का अध्ययन करता है और उनके अर्थ, संरचना और उपयोग को समझाता है। इसमें नैतिकता, धर्म या व्यक्तिगत विचारों को शामिल नहीं किया जाता। इस विचार को लीगल पॉजिटिविज्म कहा जाता है, जो कानून और नैतिकता को अलग मानता है। ऑस्टिन के अनुसार, कोई कानून नैतिक रूप से सही हो या गलत, यदि वह सही प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है तो वह मान्य है। हालांकि, इस विचार की आलोचना भी हुई है। कई विचारकों का मानना है कि कानून को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। अन्यायपूर्ण कानून को सही कानून नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उपनिवेश काल में कई कानून कानूनी रूप से सही थे, लेकिन नैतिक रूप से गलत थे। एक उदाहरण के रूप में एडीएम जबलपुर वी शिवकांत शुक्ला मामला लिया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सरकार ने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय जीवन का अधिकार भी लागू नहीं किया जा सकता। ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार यह सही था, क्योंकि कानून वैध प्राधिकरण द्वारा बनाया गया था। लेकिन बाद में इस निर्णय की कड़ी आलोचना हुई, क्योंकि यह न्याय और मानव अधिकारों के खिलाफ था। अंत में,
ऑस्टिन का कथन यह बताता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस वास्तविक कानूनों का अध्ययन करता है, न कि आदर्श कानूनों का। यह कानून को जैसा है वैसा समझने पर जोर देता है। हालांकि यह दृष्टिकोण स्पष्ट है, लेकिन कभी-कभी यह न्याय और नैतिकता को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए आधुनिक विचार दोनों के संतुलन पर जोर देते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस पॉजिटिव लॉ का औपचारिक विज्ञान है। यह कथन थॉमस अर्स्काइन हॉलन ने दिया था। इसे समझने के लिए इसके भागों को समझना जरूरी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ कानून का अध्ययन है। पॉजिटिव लॉ का मतलब वह कानून है जो राज्य द्वारा बनाया और लागू किया जाता है। औपचारिक विज्ञान का अर्थ है कानून के रूप, संरचना और सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन, न कि उसके नैतिक मूल्य का। हॉलैंड के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस यह नहीं देखता कि कानून अच्छा है या बुरा, बल्कि यह कानून की मूल अवधारणाओं जैसे अधिकार, कर्तव्य, स्वामित्व, दायित्व और कानूनी संबंधों का अध्ययन करता है। इसे औपचारिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कानून के सामान्य ढांचे पर ध्यान देता है, जो हर कानूनी प्रणाली में पाया जाता है। हॉलैंड का मानना था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक विज्ञान है क्योंकि यह कानून का अध्ययन व्यवस्थित और तार्किक तरीके से करता है। यह कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है और उनके बीच संबंध बताता है। लेकिन यह नैतिकता से अलग रहता है, क्योंकि नैतिकता का अध्ययन अलग विषय में किया जाता है। हालांकि इस विचार की आलोचना भी की गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कानून को सामाजिक और नैतिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे कानून की पूरी समझ नहीं हो पाती। एक उदाहरण के रूप में डॉनोग वी स्टेवेंसन मामला लिया जा सकता है। इसमें एक महिला ने अदरक की बोतल में मरा हुआ घोंघा पाया और बीमार हो गई। अदालत ने कहा कि निर्माता का उपभोक्ता के प्रति सावधानी का कर्तव्य होता है। हॉलैंड के अनुसार इस मामले में मुख्य ध्यान ड्यूटी ऑफ केयर जैसे कानूनी सिद्धांत पर होता है, न कि केवल न्याय या नैतिकता पर। यह सिद्धांत आगे कई मामलों में लागू हुआ। अंत में हॉलैंड का कथन यह बताता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की संरचना और सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह नैतिकता से अलग रहकर कानून को व्यवस्थित रूप में समझाता है। हालांकि आधुनिक समय में यह माना जाता है कि कानून में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिविल लॉ के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। यह कथन जॉन सैलमन ने दिया था। इसे समझने के लिए इसके भागों को सरल भाषा में समझना जरूरी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ कानून का अध्ययन है। विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित और तार्किक अध्ययन। प्रथम सिद्धांत का मतलब कानून के मूल और बुनियादी विचार हैं। सिविल लॉ यहाँ पूरे देश के कानून को दर्शाता है, न कि केवल दीवानी मामलों को। सालमंड के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून के उन बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिन पर पूरा कानूनी तंत्र आधारित होता है। यह किसी विशेष कानून के नियमों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, स्वामित्व, न्याय और कानूनी व्यक्तित्व जैसे मूल विचारों को समझाता है। ये प्रथम सिद्धांत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कानून को समझने की शुरुआत होते हैं। सालमंड ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि यह इन सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से समझाता है और उनके बीच संबंध बताता है। यह जज और वकीलों को कानून की सही व्याख्या करने में मदद करता है, खासकर जब कानून में कोई अस्पष्टता हो। सरल शब्दों में, यह कानून की मजबूत नींव तैयार करता है। ऑस्टिन और हॉलैंड के विपरीत, सालमंड ने कानून को समाज और नैतिकता से पूरी तरह अलग नहीं माना। उनका दृष्टिकोण संतुलित था, जिसमें कानून के सिद्धांत और उनके सामाजिक उपयोग दोनों को महत्व दिया गया। एक उदाहरण के रूप में राइलेंस वी फ्लेचर मामला लिया जा सकता है। इसमें प्रतिवादी ने अपने खेत में पानी का टैंक बनाया जो टूट गया और वादी की खदान में पानी भर गया।
अदालत ने कहा कि बिना गलती के भी प्रतिवादी जिम्मेदार होगा। इससे सख्त दायित्व का सिद्धांत बना। सालमंड के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसे मूल सिद्धांतों का अध्ययन करता है जो आगे कई मामलों में लागू होते हैं। अंत में सालमंड का कथन यह बताता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून के बुनियादी सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कानून को समझने की नींव है और इसे स्पष्ट, तार्किक और उपयोगी बनाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस वकील का बाहरी रूप, एक्सट्रोवर्जन, है का अर्थ है कि जो बातें वकील अपने मन में सोचता है, जैसे न्याय, नैतिकता, अधिकार और कर्तव्य, उन्हें ज्यूरिस्प्रूडेंस खुलकर समझाता है। सरल शब्दों में, यह कानून के पीछे छिपे विचारों को बाहर लाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कानून का दर्शन या सिद्धांत। यह केवल यह नहीं बताता कि कानून क्या है, बल्कि यह भी पूछता है कि हमें कानून की जरूरत क्यों है, न्याय क्या होता है, सजा देने का उद्देश्य क्या है, कानून और नैतिकता का क्या संबंध है। एक वकील आमतौर पर कानून की धाराओं और नियमों का उपयोग करके केस जीतने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस उन नियमों के पीछे के कारणों को समझाता है। इसलिए इसे एक्सट्रोवर्जन कहा जाता है, क्योंकि यह अंदर की सोच को बाहर लाता है। उदाहरण के लिए, वकील कहेगा, इस धारा के अनुसार यह कार्य अवैध है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछेगा, यह कार्य अवैध क्यों है? क्या यह कानून न्यायसंगत है? क्या यह समाज के लिए सही है? मुख्य बिंदु, यह वकील की सोच को व्यक्त करता है। यह सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता है। यह कानून को गहराई से समझने में मदद करता है। यह कानून की अच्छाई बुराई पर विचार करने की अनुमति देता है। केस स्टडी, सरल भाषा में, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हत्या के लिए फांसी की सजा दी जाती है। वकील कहेगा, कानून के अनुसार यह सजा सही है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस सवाल उठाएगा, क्या किसी की जान लेना नैतिक रूप से सही है? क्या फांसी से अपराध कम होते हैं? क्या सुधार का मौका देना बेहतर नहीं है? भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का सिद्धांत अपनाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि फांसी केवल अत्यंत गंभीर मामलों में ही दी जाए। यह ज्यूरिस्प्रूडेंस का उदाहरण है, जहां कानून के साथ न्याय और मानवता को भी महत्व दिया जाता है। महत्व, यह कानून की समझ को बेहतर बनाता है, न्यायाधीशों को सही निर्णय लेने में मदद करता है, अच्छे कानून बनाने में सहायक होता है, समाज को कानून का उद्देश्य समझाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार यह कथन सही है क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस वकीलों की आंतरिक सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। यह केवल नियमों का अध्ययन नहीं है, बल्कि कानून की आत्मा को समझने का माध्यम है। ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की आंख है का अर्थ है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून को देखने, समझने और सही दिशा देने का कार्य करता है। जैसे आंखें हमें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती हैं, वैसे ही ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून के सही अर्थ, उद्देश्य और उपयोग को समझने में सहायता करता है। बिना आंखों के व्यक्ति सही दिशा में नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना ज्यूरिस्प्रूडेंस के कानून अंधा हो जाता है और केवल नियमों का कठोर पालन करके अन्याय कर सकता है। कानून नियमों का समूह है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस उन नियमों के पीछे का कारण और उद्देश्य बताता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ है कानून का दर्शन या सिद्धांत। यह न्याय, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, दंड और नैतिकता जैसे मूल विचारों का अध्ययन करता है। कानून हमें बताता है कि क्या करना है, जबकि ज्यूरिस्प्रूडेंस यह बताता है कि क्यों करना है। इसलिए इसे कानून की आंख कहा जाता है। इस कथन को समझने के लिए कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला, यह स्पष्टता प्रदान करता है। कानून कई बार जटिल होता है, जिसे समझने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस मदद करता है। दूसरा,
यह मार्गदर्शन करता है। न्यायाधीश कठिन मामलों में निर्णय लेते समय ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तीसरा, यह न्याय सुनिश्चित करता है। यह कानून के साथ साथ नैतिकता और निष्पक्षता को भी महत्व देता है। चौथा, यह कानून के विकास में सहायक है। समय के साथ समाज बदलता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून को भी बदलने में मदद करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मूल्य और उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से यह कानून की प्रकृति और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। व्यावहारिक रूप से यह न्यायाधीशों को कानून की व्याख्या करने और कानून में कमी होने पर सही निर्णय लेने में सहायता करता है। यह वकीलों को मजबूत तर्क देने में मदद करता है और विधायकों को बेहतर कानून बनाने का मार्गदर्शन करता है। यह लोगों में आलोचनात्मक सोच विकसित करता है, जिससे वे कानून को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार की मांग कर सकें। केस स्टडी। सरल भाषा में मान लीजिए प्राइवेसी के अधिकार का मामला। पहले भारत में प्राइवेसी को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार नहीं माना गया था, लेकिन पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायाधीशों ने केवल लिखित कानून को नहीं देखा, बल्कि यह भी सोचा कि क्या व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए प्राइवेसी जरूरी है। इस प्रकार उन्होंने गहराई से विचार करके यह निर्णय दिया। यह दर्शाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की आंख की तरह काम करता है और सही दिशा दिखाता है। निष्कर्ष। इस प्रकार यह कथन सही है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की आंख है। यह कानून को दृष्टि, समझ और दिशा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून का उपयोग न्याय, समानता और मानवता के साथ किया जाए। बिना ज्यूरिस्प्रूडेंस के कानून अधूरा और अन्यायपूर्ण हो सकता है। कानून के स्रोत। सोर्स ऑफ लॉ, परिभाषा और सरल व्याख्या। हिंदी। कानून का स्रोत वह माध्यम या स्थान होता है जहां से कानून उत्पन्न होता है। सरल शब्दों में, कानून किन किन तरीकों से बनता है, उन्हें ही कानून के स्रोत कहा जाता है। जैसे पानी का स्रोत नदी या झरना होता है, वैसे ही कानून के स्रोत होते हैं विधायन, प्रथा, न्यायिक निर्णय आदि। कानून के मुख्य स्रोत है विधायन, संसद द्वारा बनाए गए कानून, प्रथा, लंबे समय से चली आ रही मान्य परंपराएं, न्यायिक पूर्व निर्णय, अदालतों के फैसले और विधि विशेषज्ञों के विचार। इनमें विधायन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह स्पष्ट, लिखित और अधिकृत संस्था द्वारा बनाया जाता है। विधायन को श्रेष्ठ स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है। इसमें स्पष्टता होती है, यह सभी पर समान रूप से लागू होता है और इसे समय के अनुसार बदला जा सकता है। साथ ही यह प्रथा और न्यायिक निर्णयों को भी बदल सकता है। लेकिन विधायन पूरी तरह से सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि यह संविधान के अधीन होता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। इसका उदाहरण मनेका गांधी वी. यूनियन ऑफ इंडिया केस में देखा जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता और उसे न्यायसंगत होना चाहिए। इस प्रकार विधायन सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्रोत है, लेकिन यह संविधान के नियंत्रण में रहता है और अन्य स्रोतों के साथ मिलकर काम करता है। लेजिस्लेशन। हिंदी। केशवानंदा भारती वी. स्टेट ऑफ केरला। परंपरा का अर्थ है ऐसा व्यवहार या नियम जिसे लोग लंबे समय से मानते और पालन करते आ रहे हैं और जिसे कानून भी मान्यता देता है। सरल शब्दों में, लंबे समय से चली आ रही प्रथा जब लोगों के लिए बाध्यकारी बन जाती है तो वह परंपरा कहलाती है। पहले के समय में कानून लिखित नहीं थे, लोग परंपराओं के आधार पर जीवन जीते थे। आज भी कई मामलों में, जैसे विवाह और उत्तराधिकार, परंपराओं का महत्व है। एक वैध परंपरा बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। यह बहुत पुरानी होनी चाहिए,
लगातार पालन की गई हो, बिना विवाद के स्वीकार की गई हो, उचित और न्याय संगत हो, स्पष्ट हो, लोगों के लिए बाध्यकारी हो और कानून या नैतिकता के विरुद्ध न हो। न्यायालय इन शर्तों को परखने के लिए विभिन्न परीक्षण करते हैं, जैसे प्राचीनता, निरंतरता, निश्चितता और उचितता का परीक्षण। यदि कोई परंपरा इन शर्तों को पूरा नहीं करती, तो उसे कानून नहीं माना जाएगा। परंपरा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह समाज की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है और कानून के विकास में मदद करती है। लेकिन आधुनिक समय में विधायन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार परंपरा कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसे मान्यता तभी मिलती है जब यह सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करे। न्यायिक दृष्टांत, प्रेसिडेंट, परिभाषा और सरल व्याख्या। हिंदी। न्यायिक दृष्टांत का अर्थ है अदालत द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय जिसे भविष्य के समान मामलों में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, पहले दिए गए फैसले को बाद के मामलों में अपनाया जाता है। जब किसी मामले में स्पष्ट कानून नहीं होता, तो न्यायाधीश पुराने फैसलों को देखते हैं। इन फैसलों को ही दृष्टांत कहा जाता है। यह स्टेर डिसाइसिस सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है पहले के निर्णयों का पालन करना। दृष्टांत के प्रकार होते हैं बाध्यकारी, जो मानना जरूरी है, प्रेरक, जो केवल मार्गदर्शन देते हैं, मौलिक, नया सिद्धांत बनाने वाले, और घोषणात्मक, पहले से मौजूद कानून को लागू करने वाले। दृष्टांत कानून का महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह कानून को विकसित करता है, समानता बनाए रखता है और न्याय सुनिश्चित करता है। इसके लाभ हैं स्थिरता, लचीलापन और व्यावहारिकता। इसके नुकसान हैं जटिलता, कठोरता और कभी-कभी गलत निर्णयों का पालन। एक प्रसिद्ध उदाहरण डोनोग वी स्टेवेंसन है, जिसमें अदालत ने यह सिद्धांत दिया कि निर्माता उपभोक्ताओं के प्रति जिम्मेदार होता है। इस प्रकार न्यायिक दृष्टांत कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या न्यायाधीश कानून बनाते हैं या केवल घोषित करते हैं? हिंदी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ विद्वान कहते हैं कि न्यायाधीश केवल कानून की घोषणा करते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वे कानून बनाते भी हैं। सरल शब्दों में, न्यायाधीश दोनों काम करते हैं। पुराने विचार के अनुसार न्यायाधीश केवल पहले से मौजूद कानून को खोजते और लागू करते हैं। लेकिन आधुनिक समय में कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां स्पष्ट कानून नहीं होता। तब न्यायाधीश अपने निर्णय के माध्यम से नए सिद्धांत बनाते हैं, इसलिए वे कानून का निर्माण भी करते हैं। न्यायिक निर्णय के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। रेशियो डेसिडेंडी, यह निर्णय का मुख्य कारण होता है और यह बाध्यकारी होता है। ऑबिटर डिक्टा, यह अतिरिक्त टिप्पणियां होती हैं जो बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन मार्गदर्शन देती हैं। उदाहरण के रूप में डोनोग वी स्टेवेंसन केस में अदालत ने यह सिद्धांत दिया कि व्यक्ति को दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यही रेशियो डेसिडेंडी था। इस प्रकार न्यायाधीश कानून को घोषित भी करते हैं और अपने निर्णयों के माध्यम से नया कानून भी बनाते हैं। न्यायिक दृष्टांत का सिद्धांत और कथन की व्याख्या। हिंदी। न्यायिक दृष्टांत का सिद्धांत स्टेर डिसाइसिस यह कहता है कि अदालतों को समान मामलों में पहले दिए गए निर्णयों का पालन करना चाहिए। इससे कानून में स्थिरता और निश्चितता बनी रहती है। दिए गए कथन के अनुसार इस सिद्धांत की कठोरता केवल दिखावटी है, क्योंकि वास्तव में न्यायाधीशों के पास पुराने निर्णयों से बचने के कई तरीके होते हैं। व्यवहार में न्यायाधीश विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे भेद करना, डिस्टिंग्विशिंग, पुराने निर्णय को पलटना, ओवररूलिंग, गलत निर्णय को अनदेखा करना, पर इंक्यूरियम आदि। इससे स्पष्ट होता है कि यह सिद्धांत पूरी तरह कठोर नहीं है।
इसका उदाहरण ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में देखा जा सकता है, जहां अदालत ने पुराने निर्णय को बदलकर नया सिद्धांत स्थापित किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यायिक दृष्टांत का सिद्धांत स्थिरता और लचीलापन दोनों को संतुलित करता है। यह पूरी तरह कठोर नहीं है, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसमें पर्याप्त लचीलापन है। ऐतिहासिक विधिशास्त्र, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सरल व्याख्या, हिंदी। ऐतिहासिक विधिशास्त्र यह बताता है कि कानून अचानक नहीं बनता, बल्कि यह समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और इतिहास से धीरे धीरे विकसित होता है। सरल शब्दों में, कानून एक पौधे की तरह होता है जो समय के साथ बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार कानून समाज की संस्कृति और जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए हर देश का कानून अलग होता है क्योंकि उनकी परंपराएं और इतिहास अलग होते हैं। इस स्कूल के प्रमुख विचारक फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी थे, जिन्होंने वोल्क्सजेस्ट का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है लोगों की आत्मा या भावना। सर हेनरी मैने ने भी कानून के विकास को समझाया। इस स्कूल की मुख्य विशेषताएं हैं कि कानून परंपराओं पर आधारित होता है, धीरे धीरे विकसित होता है और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। इसका उदाहरण गोकल चांद वी परवीन कुमारी केस में देखा जा सकता है, जहां अदालत ने परंपरा को मान्यता दी। इस प्रकार ऐतिहासिक विधिशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि कानून समाज के इतिहास और परंपराओं से उत्पन्न होता है और समय के साथ विकसित होता है। सैविनी और हेनरी मेन के मूल विचार, हिंदी। ऐतिहासिक विधिशास्त्र के अनुसार कानून समाज के इतिहास और परंपराओं से विकसित होता है। इस विचारधारा के प्रमुख विचारक फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी और सर हेनरी मैने हैं। सैविनी के अनुसार कानून वोल्क्सजेस्ट यानी लोगों की आत्मा से उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि कानून समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों से धीरे धीरे विकसित होता है। इसे अचानक नहीं बनाया जा सकता। वोल्क्सजेस्ट सिद्धांत के अनुसार हर समाज की अपनी पहचान होती है और कानून उसी का प्रतिबिंब होता है। हेनरी मेन ने स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार पहले समाज में व्यक्ति की स्थिति जन्म से तय होती थी, लेकिन आधुनिक समाज में व्यक्ति अपने संबंध अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तय करता है। इसका उदाहरण गोकल चांद वी परवीन कुमारी केस में देखा जा सकता है, जहां अदालत ने परंपरा को मान्यता दी। इस प्रकार सैविनी और मेन दोनों ने यह बताया कि कानून समाज से जुड़ा होता है और समय के साथ विकसित होता है। रोस्को पाउंड और समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र, हिंदी। समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र कानून को समाज से जोड़कर समझता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि कानून समाज में कैसे काम करता है। इस विचारधारा के प्रमुख विचारक रोस्को पाउंड हैं। रोस्को पाउंड ने कहा कि कानून केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह सोशल इंजीनियरिंग का साधन है। इसका मतलब है कि कानून का काम समाज के विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाना है। उन्होंने हितों को 3 भागों में बांटा: व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित और सामाजिक हित। कानून का कार्य इन सभी के बीच संतुलन स्थापित करना है। उदाहरण के रूप में डोनोग वी स्टेवेंसन केस में अदालत ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को महत्व दिया और निर्माता की जिम्मेदारी तय की। इस प्रकार रोस्को पाउंड ने कानून को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने पर जोर दिया और इसे न्याय और सामाजिक कल्याण का साधन बताया। सामाजिक अभियांत्रिकी और समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र, हिंदी। सामाजिक अभियांत्रिकी का अर्थ है कानून के माध्यम से समाज को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि विभिन्न हितों के बीच संतुलन बना रहे और समाज का कल्याण हो। इस विचार को रोस्को पाउंड ने विकसित किया। सरल शब्दों में, जैसे एक इंजीनियर मशीन को व्यवस्थित करता है, वैसे ही कानून समाज को संतुलित करता है। समाज में अलग अलग हित होते हैं और कानून उन्हें संतुलित करता है।
भारत में सामाजिक अभियांत्रिकी संभव है और पहले से लागू भी है। संविधान और विभिन्न सामाजिक कानून इसका उदाहरण हैं। लेकिन सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां भी हैं। कानून का उद्देश्य सामाजिक अभियांत्रिकी है। यह विचार काफी हद तक सही है क्योंकि कानून समाज के कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन यह अकेला उद्देश्य नहीं है। समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र कानून को समाज से जोड़कर देखता है और यह मानता है कि कानून का मुख्य कार्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। उदाहरण के रूप में मनेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया केस में अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की और न्याय को बढ़ावा दिया। इस प्रकार सामाजिक अभियांत्रिकी कानून का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन इसे संतुलित दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जॉन साल्मंड के अनुसार कानून वह सिद्धांतों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्यायालय न्याय करते समय लागू करते हैं। इसका सरल अर्थ है कि कानून केवल आदेश नहीं है, बल्कि ऐसे नियम और सिद्धांत हैं जिन्हें कोर्ट वास्तविक मामलों में लागू करके न्याय करते हैं। इसमें न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु, सर्वोच्च सत्ता का आदेश है जिसे न मानने पर दंड मिलता है। साल्मंड का दृष्टिकोण ऑस्टिन से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह कानून को व्यापक रूप में समझाता है। इसमें न्याय और अदालतों की भूमिका को महत्व देता है और यह वास्तविक जीवन में लागू होने वाले कानून को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में डोनोग वी स्टेवेंसन केस में कोर्ट ने ड्यूटी ऑफ केयर का सिद्धांत बनाया, जो किसी आदेश पर नहीं बल्कि न्याय करते समय विकसित हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि कानून केवल आदेश नहीं बल्कि न्याय से जुड़े सिद्धांत है। हालांकि साल्मंड की परिभाषा में विधायिका की भूमिका कम दिखाई देती है, फिर भी यह आधुनिक कानून को समझने के लिए ऑस्टिन की तुलना में अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु, सर्वोच्च सत्ता का आदेश है जिसे न मानने पर दंड मिलता है। इस सिद्धांत को कमांड थ्योरी कहा जाता है। इसमें 3 मुख्य तत्व हैं: आदेश, संप्रभु और दंड। इसका अर्थ है कि कानून वह है जिसे सरकार आदेश के रूप में देती है और जिसका पालन न करने पर सजा मिलती है। इस सिद्धांत की खास बात यह है कि यह सरल और स्पष्ट है तथा राज्य की शक्ति और अनुशासन को समझाता है। खासकर आपराधिक कानून में यह सही बैठता है। लेकिन इसकी कई कमियां भी हैं। हर कानून आदेश नहीं होता, जैसे अनुबंध संबंधी कानून। इसमें न्यायालयों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। आधुनिक लोकतंत्र में एक ही संप्रभु पहचानना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर यह लागू नहीं होता और कानून को नैतिकता से अलग करना भी पूरी तरह सही नहीं है। मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि कानून केवल सरकार का आदेश नहीं है, बल्कि वह न्यायपूर्ण और उचित भी होना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक कानून में अदालतें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर भी ऑस्टिन का सिद्धांत आज भी कुछ हद तक प्रासंगिक है, जैसे आपराधिक कानून, सरकारी नियमों और कानूनी सकारात्मकता, लीगल पॉजिटिविज्म को समझने में। इसलिए यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन कानून को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। हांस केल्सन के अनुसार प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून को शुद्ध रूप में समझना चाहिए, बिना राजनीति, नैतिकता या समाज के प्रभाव के। उनके अनुसार कानून नियमों, नॉर्म्स का एक ढांचा है जिसमें हर नियम अपनी वैधता ऊपर वाले नियम से प्राप्त करता है। इस ढांचे के सबसे ऊपर ग्रंथ नॉर्म, मूल नियम होता है, जो कहीं लिखा नहीं होता बल्कि माना जाता है। उदाहरण के लिए संविधान सबसे ऊंचा कानून है और बाकी सभी कानून उसी से वैधता प्राप्त करते हैं। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, जो केल्सन के सिद्धांत से मेल खाता है।
इस सिद्धांत की उपयोगिता यह है कि यह कानून की संरचना को समझने में मदद करता है और संविधान की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है। लेकिन इसकी आलोचना भी है। ग्रंथ नॉर्म काल्पनिक है, यह समाज और नैतिकता को नजरअंदाज करता है और यह बहुत सैद्धांतिक है। इसलिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। अधिकार का अर्थ और परिभाषा। अधिकार वह दावा है जिसे कानून या समाज मान्यता देता है और जिसकी रक्षा करता है। सरल भाषा में यह वह चीज है जिसे व्यक्ति करने या पाने का हक रखता है और दूसरों को उसका सम्मान करना होता है। 2. अधिकार के आवश्यक तत्व। अधिकारधारी सब्जेक्ट, जिसके पास अधिकार है। वस्तु ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर अधिकार है। विषय वस्तु कंटेंट, क्या करने या न करने की अनुमति है। कर्तव्यधारी ड्यूटी होल्डर, जिसे उस अधिकार का सम्मान करना है। आधार टाइटल, अधिकार का कानूनी कारण। 3. अधिकार के प्रकार। प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन और स्वतंत्रता। वैधानिक अधिकार कानून द्वारा दिए गए। नैतिक अधिकार नैतिकता पर आधारित। सकारात्मक अधिकार दूसरों से कार्य की अपेक्षा, जैसे शिक्षा। नकारात्मक अधिकार हस्तक्षेप न करने की अपेक्षा। सार्वजनिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए। निजी अधिकार व्यक्तिगत अधिकार। 4. होफेल्ड का वर्गीकरण। होफेल्ड ने अधिकार को 4 भागों में समझाया। अधिकार राइट, एक के अधिकार से दूसरे का कर्तव्य बनता है। स्वतंत्रता लिबर्टी, बिना बाधा के कार्य करने की छूट। शक्ति पावर, कानूनी संबंध बदलने की क्षमता। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, दूसरों की शक्ति से सुरक्षा। 5. पूर्ण और अपूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार जिन्हें अदालत में लागू कराया जा सकता है। अपूर्ण अधिकार केवल नैतिक होते हैं, लागू नहीं होते। 6. मौलिक और संवैधानिक अधिकार। मौलिक अधिकार जीवन के लिए आवश्यक मजबूत सुरक्षा। संवैधानिक अधिकार संविधान में है, पर कम सुरक्षा। 7. केस। सरल भाषा में मेनका गांधी मामला 1978। सरकार ने बिना कारण पासपोर्ट ले लिया। अदालत ने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इससे पता चलता है कि अधिकार व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। 8. निष्कर्ष। अधिकार व्यक्ति के जीवन और सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। ये समाज में संतुलन बनाते हैं। कानून और नैतिकता दोनों मिलकर अधिकारों को मजबूत बनाते हैं। स्वामित्व का अर्थ। स्वामित्व का अर्थ है किसी वस्तु या अधिकार पर पूर्ण नियंत्रण। सरल भाषा में स्वामी वह व्यक्ति है जो उस वस्तु का उपयोग, आनंद और हस्तांतरण कर सकता है। 2. स्वामित्व के आवश्यक तत्व। कब्जे का अधिकार, उपयोग और लाभ का अधिकार, हस्तांतरण का अधिकार, दूसरों को रोकने का अधिकार। स्थायित्व। 3. ऑस्टिन का स्वामित्व सिद्धांत। स्वामित्व एक पूर्ण और अविभाज्य अधिकार है। यह पूरे समाज के खिलाफ लागू होता है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। आलोचना, यह वास्तविक जीवन में सही नहीं बैठता। 4. सालमंड का सिद्धांत। स्वामित्व अधिकारों का समूह है। इसे अलग अलग लोगों में बांटा जा सकता है। यह अधिक व्यावहारिक है। 5. तुलना। ऑस्टिन एकल और कठोर, सालमंड लचीला और व्यावहारिक। 6. कथन की व्याख्या। स्वामित्व व्यक्ति और उसके अधिकारों के बीच संबंध है। मतलब स्वामित्व वस्तु नहीं, बल्कि उस पर अधिकारों का संबंध है। 7. केस। सरल भाषा में आर्मरी बनाम डेलामीरी। लड़के को मिला गहना, सुनार ने वापस नहीं किया। अदालत ने कहा कि पाने वाले का भी अधिकार होता है। 8. निष्कर्ष।
स्वामित्व सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। आधुनिक कानून सालमंड के विचार को अधिक मानता है क्योंकि यह व्यवहारिक है और वास्तविक जीवन को बेहतर समझाता है। कब्जे का अर्थ। कब्जा का मतलब है किसी वस्तु पर नियंत्रण और उसे रखने की इच्छा। सरल भाषा में यह नियंत्रण प्लस इच्छा है। 2. कथन की व्याख्या। कब्जा समझना आसान है, लेकिन इसे सही तरीके से परिभाषित करना कठिन है क्योंकि इसमें मानसिक और भौतिक दोनों तत्व शामिल होते हैं। 3 आवश्यक तत्व। कॉर्पस, भौतिक नियंत्रण। एनिमस, रखने की इच्छा। दोनों का होना जरूरी है। 4 कब्जे के प्रकार। वास्तविक कब्जा, निर्माणात्मक कब्जा, प्रत्यक्ष कब्जा, अप्रत्यक्ष कब्जा, प्रतिकूल कब्जा, वैध और अवैध कब्जा। 5 विधिवेत्ताओं के विचार। सैविनी नियंत्रण प्लस इच्छा। इहरिंग व्यवहारिक नियंत्रण। सालमंड कानूनी संबंध। पोलॉक सरल मिश्रित दृष्टिकोण। 6 केस, सरल भाषा में। कर्नाटक बोर्ड मामला 2004। लंबे समय तक कब्जा रखने से स्वामित्व मिल सकता है, लेकिन शर्तें पूरी होनी चाहिए। 7 महत्व। कब्जा कानून में बहुत महत्वपूर्ण है और कई अधिकारों का आधार है। 8 निष्कर्ष। कब्जा एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है। इसे समझना आसान है लेकिन परिभाषित करना कठिन है क्योंकि इसमें कई पहलू शामिल हैं। कथन का अर्थ। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु पर कब्जा रखता है, उसे मालिक माना जाता है जब तक कोई और इसे गलत साबित न करे। 2 सिद्धांत की व्याख्या। कब्जा स्वामित्व नहीं है, लेकिन यह स्वामित्व का मजबूत प्रमाण है। जो व्यक्ति कब्जे में है, उसे सही माना जाता है जब तक दूसरा व्यक्ति बेहतर दावा साबित न करे। 3 महत्व। स्वामित्व का प्रमाण। अधिकारों की रक्षा। स्वामित्व का आधार। सामाजिक शांति। आसानी से साबित किया जा सकता है। 4 कानून कब्जे की रक्षा क्यों करता है? हिंसा रोकने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, कमजोर व्यक्ति की रक्षा के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए, क्योंकि कब्जा आसानी से साबित होता है। 5 केस, सरल भाषा में। आर्मरी बनाम डेलामीरी 1722। लड़के को मिला गहना सुनार ने नहीं लौटाया। अदालत ने कहा कि पाने वाले का भी अधिकार होता है। 6 निष्कर्ष। कब्जा स्वामित्व का प्रमाण है और कानून इसकी रक्षा करता है ताकि समाज में शांति और न्याय बना रहे। विधिक व्यक्ति का अर्थ। विधिक व्यक्ति वह है जिसे कानून अधिकार और कर्तव्य रखने योग्य मानता है। 2 विधिक व्यक्तित्व। यह अधिकार और कर्तव्य रखने की क्षमता है। 3 व्यक्तियों के प्रकार। प्राकृतिक व्यक्ति, मानव। कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी आदि। 4 कॉर्पोरेट व्यक्तित्व। कंपनी अपने सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र विधिक व्यक्ति होती है। 5 विभिन्न सिद्धांत। कल्पना सिद्धांत, फिक्शन। वास्तविक सिद्धांत। राज्य अनुदान सिद्धांत। उद्देश्य सिद्धांत। ब्रैकेट सिद्धांत। 6 योगदान। ये सिद्धांत कंपनियों की जिम्मेदारी, अधिकार और पहचान समझने में मदद करते हैं। 7 आधुनिक समय में उपयुक्त सिद्धांत। वास्तविक सिद्धांत अधिक उपयुक्त है क्योंकि कंपनियां व्यवहार में वास्तविक रूप से कार्य करती हैं। 8 केस, सरल भाषा में। सलोमन मामला 1897। अदालत ने कहा कि कंपनी और मालिक अलग अलग व्यक्ति हैं। 9 निष्कर्ष। विधिक व्यक्ति का सिद्धांत कानून का महत्वपूर्ण भाग है और आधुनिक समय में इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत अधिक है।
विधिक व्यक्ति वह है जिसे कानून अधिकार और कर्तव्य रखने योग्य मानता है। सभी व्यक्तियों का कानूनी दर्जा समान नहीं होता। 2. विभिन्न व्यक्तियों की कानूनी स्थिति। का अजन्मा व्यक्ति, जन्म से पहले पूर्ण व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके हितों की रक्षा होती है। ख. मृत व्यक्ति, कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा होती है। ग. पशु, विधिक व्यक्ति नहीं, लेकिन कानून उन्हें क्रूरता से बचाता है। घ. मूर्ति, विधिक व्यक्ति मानी जाती है, संपत्ति रख सकती है। व. मस्जिद, सामान्यतः विधिक व्यक्ति नहीं, ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित होती है। च. राज्य, पूर्ण विधिक व्यक्ति है। छ. भारत संघ, कानूनी इकाई है, मुकदमा कर सकता है। ज. साझेदारी फर्म, अलग विधिक व्यक्ति नहीं, साझेदार ही असली व्यक्ति हैं। झ. ट्रेड यूनियन, पंजीकरण के बाद विधिक व्यक्ति बनती है। ज. विश्वविद्यालय, कानून द्वारा बनाया गया विधिक व्यक्ति। ट. पोस्टमास्टर जनरल, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में विधिक व्यक्ति। ठ. भारतीय रिजर्व बैंक, स्वतंत्र कानूनी इकाई है। ड. भारत के राष्ट्रपति, आधिकारिक रूप में विधिक व्यक्ति हैं। 3 केस, सरल भाषा में। योगेंद्र नाथ मामला 1969, अदालत ने कहा कि मूर्ति भी विधिक व्यक्ति है और उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। 4 निष्कर्ष। कानून विभिन्न जरूरतों के अनुसार अलग अलग संस्थाओं को विधिक व्यक्ति का दर्जा देता है, जिससे न्याय और व्यवस्था बनी रहती है। दंड का अर्थ। दंड वह सजा है जो अपराध करने वाले व्यक्ति को दी जाती है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। 2. दंड के सिद्धांत। क. प्रतिशोध सिद्धांत, अपराध के बदले सजा देना। ख. निवारक सिद्धांत, डर पैदा करके अपराध रोकना। ग. निरोधात्मक सिद्धांत, अपराधी को रोकना, जेल आदि। घ. सुधारात्मक सिद्धांत, अपराधी को सुधारना। न. क्षतिपूर्ति सिद्धांत, पीड़ित को मुआवजा देना। 3. सुधारात्मक सिद्धांत का औचित्य, व्यक्ति बदल सकता है, अपराध कम होता है, समाज के लिए अच्छा है, कारणों पर ध्यान देता है, लेकिन गंभीर अपराधों में हमेशा लागू नहीं होता। 4. न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन का मतलब है अदालतों द्वारा कानून लागू करना और न्याय देना। 5 केस, सरल भाषा में। प्रेम सागर मामला 2008, अदालत ने कहा कि सजा देते समय सुधार पर भी ध्यान देना चाहिए। 6 निष्कर्ष। आधुनिक समय में सुधारात्मक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य सिद्धांतों के साथ मिलाकर ही सही न्याय किया जा सकता है। मृत्युदंड का अर्थ। मृत्युदंड वह सजा है जिसमें कानून के अनुसार अपराधी को मौत की सजा दी जाती है। 2. क्या मृत्युदंड उचित है? पक्ष में, अपराध रोकने के लिए, पीड़ित को न्याय, समाज की सुरक्षा। विपक्ष में, जीवन के अधिकार का उल्लंघन, गलत निर्णय की संभावना, हमेशा प्रभावी नहीं। निष्कर्ष। भारत में यह केवल दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। 3. निवारक सजा के रूप में मृत्युदंड। बचन सिंह मामला 1980, अदालत ने कहा कि मृत्युदंड केवल बहुत गंभीर मामलों में दिया जाएगा। यह अपराधी को रोकता है और समाज में डर पैदा करता है। 4. शीघ्र निष्पादन का महत्व। न्याय जल्दी मिलना चाहिए, देरी से मानसिक पीड़ा होती है, कानून पर विश्वास बना रहता है। 5 केस, सरल भाषा में। शत्रुघ्न चौहान मामला 2014,
लंबी देरी को अदालत ने गलत माना और सजा कम की। 6 निष्कर्ष। मृत्युदंड भारत में सीमित रूप में स्वीकार किया गया है। यह निवारक सजा है, लेकिन इसे सावधानी और मानवता के साथ लागू किया जाना चाहिए। आपराधिक दायित्व का अर्थ। आपराधिक दायित्व का मतलब है अपराध करने पर कानूनी जिम्मेदारी। यह तब बनता है जब व्यक्ति का कार्य और उसका दोषपूर्ण मन दोनों मौजूद हों। 2 मुख्य तत्व। कार्य एक्ट, दोषपूर्ण मन मेंस री। 3 इरादा इंटेंशन। इरादा वह उद्देश्य है जिससे व्यक्ति कोई कार्य करता है। उदाहरण, किसी को मारने के लिए गोली चलाना। 4 उद्देश्य मोटिव। उद्देश्य वह कारण है जिसके कारण व्यक्ति अपराध करता है। इरादा और उद्देश्य अलग होते हैं। 5 लापरवाही नेग्लिजेंस। लापरवाही का मतलब है सावधानी न रखना। उदाहरण, तेज गाड़ी चलाकर दुर्घटना करना। 6 केस सरल भाषा में। आर बनाम प्रिंस 1875। अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में इरादा जरूरी नहीं होता, कार्य ही अपराध होता है। 7 निष्कर्ष। आपराधिक दायित्व में इरादा, उद्देश्य और लापरवाही महत्वपूर्ण है। ये सभी मिलकर तय करते हैं कि व्यक्ति को सजा दी जाएगी या नहीं। न्याय का अर्थ। न्याय का मतलब है निष्पक्षता और समानता। हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना ही न्याय है। 2 कानून के अनुसार न्याय। कानून द्वारा न्याय का अर्थ है नियमों का सही और निष्पक्ष उपयोग। प्रकार। वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। 3 विधिवेत्ताओं के विचार। अरस्तु, हर व्यक्ति को उसका अधिकार। रॉल्स, न्याय निष्पक्षता। 4 सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में समानता और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। 5 विशेषताएं। समानता, कमजोर वर्गों की रक्षा, संसाधनों का उचित वितरण, मानव सम्मान। 6 भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व। 7 केस सरल भाषा में। मेनका गांधी मामला 1978। अदालत ने कहा कि कानून निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। 8 निष्कर्ष। न्याय कानून का आधार है और सामाजिक न्याय समाज में समानता लाने का माध्यम है। नारीवादी विधिशास्त्र महिलाओं के अधिकारों और समानता पर आधारित सिद्धांत है। 2 नारीवादी विधिशास्त्र का अर्थ। यह कानून को महिलाओं के दृष्टिकोण से देखता है और भेदभाव को समाप्त करना चाहता है। 3 प्रमुख विचार। समानता, भेदभाव का अंत, महिलाओं के अनुभवों की मान्यता। 4 महत्व। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, समाज में समानता। 5 सीडो का अर्थ। यह 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव खत्म करता है। 6 उद्देश्य। समानता, विकास, सुरक्षा। 7 मुख्य प्रावधान। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, विवाह में समानता। 8 भारत की भूमिका। भारत ने इसे अपनाया है और कानूनों में इसका प्रभाव है। 9 केस सरल भाषा में। विशाखा मामला 1997। अदालत ने सीडॉ के आधार पर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के नियम बनाए। 10 निष्कर्ष। नारीवादी विधिशास्त्र और सीडॉ मिलकर महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। लैंगिक भेदभाव का मतलब है लिंग के आधार पर असमान व्यवहार। भारतीय संविधान इसे रोकता है।
2. संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 21 सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 23 शोषण और तस्करी का निषेध। नीति निदेशक तत्व। समान वेतन, बेहतर कार्य स्थिति, मातृत्व लाभ, मौलिक कर्तव्य, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। 3 केस सरल भाषा में। विशाखा मामला 1997। अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाए और संविधान का सहारा लिया। 4 महत्व। समानता, सुरक्षा, सामाजिक न्याय। 5 निष्कर्ष। भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार देता है और भेदभाव को समाप्त करने के लिए मजबूत व्यवस्था प्रदान करता है। प्राकृतिक विधि का अर्थ। प्राकृतिक विधि वह सिद्धांत है जो कहता है कि कानून नैतिकता और तर्क पर आधारित होना चाहिए। 2 परिभाषाएं। सिसरो, प्रकृति के अनुसार सही तर्क। एक्विनास, ईश्वर के अनुसार कानून। ग्रोटियस, मानव तर्क पर आधारित कानून। 3 विशेषताएं। सार्वभौमिक, नैतिकता पर आधारित, तर्क और प्रकृति से उत्पन्न। स्थायी और अपरिवर्तनीय, मानव कानून से श्रेष्ठ। न्याय को बढ़ावा देता है, राज्य से स्वतंत्र। 4 महत्व। मानव अधिकारों का आधार। न्यायपूर्ण कानून बनाने में मदद। अदालतों को मार्गदर्शन। 5 केस सरल भाषा में। केशवानंद भारती मामला 1973। अदालत ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। 6 निष्कर्ष। प्राकृतिक विधि न्याय और नैतिकता पर आधारित है और आज भी कानून को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक विधि सिद्धांत कहता है कि कानून नैतिकता और न्याय पर आधारित होना चाहिए। 2 प्राकृतिक विधि का योगदान। 1 मानव अधिकारों का आधार। हर व्यक्ति को जन्म से अधिकार मिलते हैं। 2 संविधान का विकास। समानता, स्वतंत्रता जैसे विचार प्राकृतिक विधि से आए। 3 सरकार की शक्ति पर नियंत्रण। अन्यायपूर्ण कानून सही नहीं माने जाते। 4 कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सभी के लिए समान कानून। 5 अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, देशों के बीच न्यायपूर्ण नियम। 6 व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। अदालतें प्राकृतिक विधि का उपयोग करती हैं। 7 नैतिक मार्गदर्शन, कानून बनाने और लागू करने में मदद। 3 केस सरल भाषा में। मेनका गांधी मामला 1978। अदालत ने कहा कि कानून उचित और न्यायपूर्ण होना चाहिए। 4 निष्कर्ष। प्राकृतिक विधि ने आधुनिक कानून को मजबूत बनाया है और आज भी न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण है।